हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और फिलहाल आज के द हिंदू वीकली रिवीजन प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक के सभी द हिंदू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो आइए देखते हैं, जानते समझते हैं इस हफ्ते हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हालांकि डिस्कशन ब्रीफ रहेगा, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस देखना है तो आप उस दिन का, यानी कि इस वीक में अलग अलग दिन जो मैं डिस्कशन किया था वहां जाकर आप डिटेल्ड एनालिसिस भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। तो पहला आर्टिकल है नेशंस मस्ट प्रिपेयर टू डील विद स्टेबल कॉइन्स, सीतारमन। तो देखिए भाई, फिलहाल हमारे देश की सरकार का एक नया रुख सामने आया है। दरअसल एक लंबे समय से हमारी देश की सरकार ये बताती आ रही है कि हम लोग दरअसल क्रिप्टो करेंसी की तरफ नहीं जाएंगे, और क्रिप्टो करेंसी को खतरनाक माना जाता है भारत के मामले में। और ये समझा जाता है कि भारत के जो लोग हैं वो इसके चंगुल में फंस जाएंगे और उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। तो इसीलिए लगातार हमारी सरकार का और RBI का यही प्रयास है कि भारत के लोगों को क्रिप्टो करेंसी से बचा के रखा जाए। इसीलिए भारत ने आज तक इनको आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। इस पूरे मामले को मैनेज करने के लिए RBI ने तो अपने स्तर पर डिजिटल करेंसी भी लॉन्च कर दी है। और लेकिन अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि डिजिटल करेंसी को अभी रिटेल के लेवल पर लाने के लिए वैश्विक व्यवस्था में इसको समर्थन मिले और दुनिया के तमाम देश भी इस तरफ आगे बढ़े। बट फिलहाल हाल ही में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक संकेत दिया है, और वो संकेत ये दिया है कि देशों को स्टेबल कॉइन के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही वो उसको अपनाना चाहें या ना अपनाना चाहें, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब स्टेबल कॉइन्स आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब इस दौरान ये चर्चा में है कि स्टेबल कॉइन होता क्या है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है स्टेबल, यानी कि ये ऐसी करेंसी होती है जो डिजिटल होती है बट स्टेबिलिटी से जुड़ी होती है। और इस करेंसी की स्टेबिलिटी के लिए इसको कुछ ऐसे तत्वों से जोड़ा जाता है जो वैश्विक व्यवस्था में एक स्थायी स्थिति प्रदान करते हैं, जैसे कि डॉलर या फिर गोल्ड। तो इस प्रकार की चीज़ों से कनेक्ट करके इसको एक स्थायित्व प्रदान किया जाता है ताकि ये फ्लक्चुएट ना हो जल्दी जल्दी, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिजिटलाइज रहते हुए ये आपको एक स्टेबल ऑप्शंस दे दे मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेड करने के लिए और बाकी सभी चीज़ों के लिए। और स्टेबल कॉइन को व्यापारियों के लिए और जितने भी लोग इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो भी चीज़ें करते हैं डिजिटली, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर इसको माना जाता है। तो इसलिए स्टेबल कॉइन चर्चा में आया तो ज़रूरी था कि चीज़ों को डिस्कस किया जाए, जो कि हमने किया भी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझते हैं कफ सिरप को लेकर के। भाई इस बार मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। दरअसल एक मामला उठा, और मामला ये आया कि कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की जान जा रही है। ये मामला भारत के 2 राज्यों में आया, राजस्थान और मध्य प्रदेश। हालांकि शुरुआती तौर पर यह देखा गया कि राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हुई है और मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मौत हुई। बट दोनों ही जगह पर स्थिति अलग अलग थी। राजस्थान में दरअसल एक मामला जो सामने निकल के आया वो ये था कि दरअसल बच्चों को ऐसे कफ सिरप दे दिए गए जो बच्चों के लिए अप्रूव ही नहीं थे, जो बच्चों के लिए बने ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों की मौत हुई। तो ये केस 2 ही रहे, लेकिन मामला सीरियस रहा मध्य प्रदेश का। दरअसल मध्य प्रदेश में बच्चों ने को जो कफ सिरप दिया गया था वो कफ सिरप था कोल्ड ड्रिफ्ट। और जिस समय कोल्ड ड्रिफ्ट के सैंपल्स की जांच की गई तो ये पता लगा कि कोल्ड ड्रिफ्ट के सैंपल में एक खास केमिकल मिल रहा है जो है डाइथिन ग्लाइकोल या फिर एथिलीन ग्लाइकोल। अब दरअसल ये केमिकल होता क्या? देखिए, ये दरअसल केमिकल कफ सिरप के अंदर मिलाया जा रहा है, बट एक्चुअल में ये जो सिरप केमिकल होता है, ये केमिकल हमारे खाने पीने के लिए नहीं होता। ये केमिकल दरअसल इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है पेंट के लिए, इंक के लिए या किसी और प्रकार के तत्व के लिए एंटी फ्रीज के रूप में। क्योंकि ये जो तत्व होता है डाइथिलीन ग्लाइकोल, दरअसल ये ना तो इसमें कोई रंग होता है, ना ही इसका कोई स्मेल होती है, बस ये मीठा होता है। और साथ ही इसकी खास बात ये होती है कि एंटी फ्रीज का काम करता है। तो एंटी फ्रीज रखने के लिए चीज़ों को ये मिला दिया जाता है इंडस्ट्रियल यूज़ के मामले में, अलग अलग चीज़ों के मामले में, बट जो बाहरी होती है, ना कि इंसानों के आंतरिक यूज के लिए खाने पीने की चीज़ों को उसमें नहीं मिलाया जा सकता। तो दरअसल ये देखा गया कि कोल्ड ड्रिफ्ट के अंदर डाइथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जा रहा था, और इसकी थोड़ी सी मात्रा भी हम लोगों के लिए बहुत जहरीली हो सकती है। और जब बच्चों को एक कफ सिरप दिया गया तो इनके शरीर में जाकर इस केमिकल ने इनके गुर्दों को डैमेज किया, और जिसके बाद कई बच्चों की जान चली गई। फिलहाल जो आंकड़ा है वो 23 पहुंच चुका है बच्चों की मौत का। और इसी मामले को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मैं इसको सुनवाई भी करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सभी चीज़ों को भी डिस्कस भी करेगा। देखते हैं अंत में क्या चीज़ें निकल करके आती है, बट चिंताजनक मामला है। और कोल्ड ड्रिफ्ट के अलावा अगर आप घर में कभी भी देखते हैं कि किसी को खांसी वगैरह होती है, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो बीमारियां होती है, तो फोकस यही कीजिए कि कफ सिरप से बच करके गर्म पानी पीना और बाकी जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनको अपनाया जाए तो बेहतर रह सकता है। अगली इंपॉर्टेंट बात यूपीएससी की, यानी कि हम सभी लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि सभी को यूपीएससी एग्जाम देना है। तो ये जो अगली इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये उन सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी लेके आया जो 2026 की परीक्षा दे रहे हैं। देखिए, दरअसल यूपीएससी ने ना काफी लंबे समय से एक पैटर्न ये बनाया हुआ है कि अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं यूपीएससी का, तो उस कंडीशन में आपको जो आंसर की होती है वो इंस्टेंट एग्जाम के बाद नहीं मिलती। दरअसल आपको आंसर की मिलती है 1 साल के बाद, और 1 साल के बाद जब आंसर की मिलती है तो सारी चीजें हाथों से जा चुकी होती हैं। ना तो आप आंसर्स को क्लेम कर सकते हैं, ना ही किसी और प्रकार से कुछ और अपने जो चीजें हैं वो आप आयोग के सामने
सामने रख सकते हैं, ना ही कोई और क्लेम कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता उसके बाद। तो दरअसल यही मामला कुछ बच्चों ने उठाया जाके सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि देखिए बड़ी परेशानियां होती हैं और चैलेंज करने का ऑप्शन भी नहीं है और ना ही चीज़ों को ठीक से हम शुरुआती तौर पर समझ पाते हैं। तो ज़रूरी है कि आयोग जैसे बाकी और परीक्षाओं में होता है कि आंसर की जारी की जाती है, यूपीएससी भी आंसर की जारी करे। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए भाई पूछा यूपीएससी से कि बताओ भाई क्या क्या स्थितियां हैं। तो अंत में फिर यूपीएससी ने भी क्लियर कर दिया कि देखिए अब साल में 2 आंसर की आया करेगी, एक आएगी प्रोविजनल और दूसरे आंसर की होगी आपकी अंतिम आंसर की। तो पहले जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी, यानी अंतिम आंसर की आएगी, वो एग्जाम के बाद आ जाएगी, कभी भी आ सकते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में। और जो बाकी इसकी फाइनल आंसर की रहने वाली है वो फाइनल आंसर की 1 साल के बाद ही आप लोगों को दी जाएगी। तो एक बड़ा परिवर्तन, और 2026 से जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए तो बड़ी फायदे की स्थिति रहेगी इसमें। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल रहा था वो है स्टेज सेट फॉर 2 फेज पोल बैटल इन बिहार। तो देखिए दरअसल भाई बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लंबे समय से चर्चा में थे और एक खास चर्चा जो उस पर हो रही थी वो थी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से। और इन सभी चर्चाओं के बाद अब ये माना जा रहा था कि बिहार के लिए कहा जा रहा है कि चुनाव कम से कम चरणों में कराया जाए, क्योंकि सीटें ज्यादा, 243 सीटें हैं यहाँ पर। लेकिन अब अंत में सारी चीजें फाइनल हो गई है और बिहार में चुनाव हो रहा है 2 अलग अलग फेज में। पहला फेज रहेगा 6 नवंबर और दूसरे चुनाव होंगे यहाँ पर 11 नवंबर को। हालांकि जिस समय बिहार में चुनाव होने वाले हैं उस समय भारत के कुछ राज्यों में बाईपोल भी होगा, जहां पर जम्मू और कश्मीर की 2 सीटें हैं, बुड़गाम और नागरोटा, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तारातरन, मिजोरम की डंपा और साथ ही उड़ीसा की है नुआपाड़ा। ये सारी सीटें हैं और रिजल्ट जो आएगा वो 14 को ही आएगा। बिहार का जो इलेक्शन है वो बहुत ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि 17 नई पहलों के साथ बिहार के चुनाव को संपन्न किया जा रहा है। ईवीएम के अंदर भी अपडेट्स किए जा रहे हैं और पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग के लिए जो हाल ही में नियम परिवर्तित किया है वो सब भी किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी खास बात है कि भाई बिहार में जो वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांग हैं और जो चुनाव में शामिल लोग हैं यानी कर्मचारी हैं, उन सभी को यह सुविधा है कि आप घर से पोस्टल बैलेट के थ्रू अपने मतदान को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि मतदान को रजिस्टर कर सकते हैं। तो बेहतरीन चीजें हैं बिहार के लिए। तो बिहार का सिलेक्शन बहुत ज्यादा खास होने वाला और एसआईआर तो पूरे देश में लागू होगी ही। तो इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं बाकी क्या रहता है, किसकी बनती है सरकार। तो ये शेड्यूल है पूरा का पूरा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का इलेक्शन, यानी कि जो पोल होगा वो 6 नवंबर और फिर 11 नवंबर को होगा, रिजल्ट आ जाएगा 14 नवंबर को। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी गंभीर स्थिति यह देखी गई कि हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला होता है सुप्रीम कोर्ट में, और यह हमला किया जाता है एक वकील साहब के द्वारा। पहले पेपर्स का हमला किया जाता है, बाद में जूता मारने तक की कोशिश की जाती है, बट चीज़ों में जो सीजीआई है वो काम रहते हैं और काम रहते हुए किसी भी प्रकार के कोई भी मिसबिहेव नहीं करते। और बाकी और जो एडवोकेट्स रहते हैं उनसे भी कहते हैं कि आप अपनी जो प्रोसीडिंग है उन सभी को पूरा कीजिए, चीज़ों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि टाइम हम लोग के पास कम रहता है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो देखा जाएगा। यानी कि कुछ गलत बिहेव नहीं किया। लेकिन हाँ, दरअसल यहाँ पे एक खास स्थिति सामने निकल के आती है, वो ये आती है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका के अंदर जो न्यायाधीश और अधिवक्ता के संबंध होते हैं वो संबंध यहाँ खराब होते हैं, और ये बात स्वीकारी भी गई। और खुद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उसने चीज़ों को स्वीकारा और कोर्ट से माफ़ी भी मांगी और साथ साथ ये भी दिखाया है कि जो जज साहब हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। इसके अलावा एक खास चीज़ यहाँ पर यह भी रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भर चर्चा में आया। दरअसल हमारे संविधान के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही ये अधिकार दिया गया है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा दे सकते हैं, ये अधिकार हमारे कोर्ट के पास है। लेकिन दूसरी खास बात यह है कि हमारा संविधान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। इसके लिए हमारे पास में कानून है जो 1971 में बनाया गया था, जो बताता है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है 2 तरह का होता है, एक सिविल होता है, क्रिमिनल होता है, और दोनों के लिए सजा देने का अधिकार हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और पूरी घटना भी इंपॉर्टेंट थी और थोड़ा अजीब देखने को मिली चीज़ें, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद एक महत्वपूर्ण पद है और इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार योग्य बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ये जो हफ्ता है हम लोग का, ये हफ्ता नोबेल पीस प्राइज की अनाउंसमेंट से जुड़ा हुआ है। तो भाई सबसे पहले अनाउंस किया गया था मेडिसिन का नोबेल प्राइज। ये मेडिसिन का नोबेल प्राइज इस वजह से अनाउंस किया गया था कि भाई 3 खास लोगों को एक खास काम के करने की वजह से सभी चीज़ों सम्मानित किया गया। तो जिन 3 लोगों को सम्मानित किया गया था उसमें मैरी ई ब्रांका, फ्रेड रॉम्सडेल और शिमोन साकागुची नाम शामिल हैं, यानी कि 3 लोग शामिल हैं। ठीक है, तो इन 3 लोगों को दिया गया है ये पुरस्कार। क्यों दिया गया है नोबेल प्राइज? तो देखिए दरअसल इनको दिया गया है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए। दरअसल ये जो पूरा का पूरा मामला रहता है, इन्होंने क्या किया है कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है और ये हमारे अंगों पर हमला कैसे नहीं करता, इन सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया। और इस मामले में खास रिसर्च रही इनकी टी कोशिकाओं पर। देखिए दरअसल हमारा जो शरीर होता है, हम सभी ये बात जानते हैं कि शरीर में बीच बीच में कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती हैं और कुछ लोगों को परेशानियां बड़ी आती है जिसके लिए सर्जरी वगैरह करवानी पड़ती है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो लाइलाज बनी हुई हैं आज भी। दरअसल बीच बीच में जो हमें छोटे मोटे झटके लगते रहते हैं, इसके दौरान क्या होता है कि कुछ बाहरी चीज़ें शरीर में प्रवेश करती है, जिसके बाद हमारे जो शरीर का तंत्र होता है वो बिगड़ जाता है। लेकिन दरअसल क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ अनेक कोशिकाएं हैं, बैक्टीरियाज हैं, जो हमारे
हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं, स्वास्थ्य रखते हैं, और भारी चीज़ों के प्रवेश होने के बाद उनके साथ वो लड़ाई भी करते हैं, और लड़ाई करने के बाद उनको वो शरीर से बाहर निकालने का काम भी करते हैं और शरीर को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर की कोशिकाओं या हमारे शरीर के अंदर जो मौजूद तत्व हैं, अगर उनकी हार हो जाती है तो फिर उसके बाद हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो दरअसल इन्होंने ये स्टडी की कि जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं वो ऐसा किस प्रकार से बिहेव करती है कि वो हमारे शरीर को हमला नहीं करती, क्योंकि हमला करते चाहे तो किसी को भी कर सकती हैं, बट ऐसा क्या होता है कि हमारे शरीर को पहचानती है कि ये अपनी चीज़ है और भारी तत्वों पे ही हमला करती है। तो इन्होंने पूरी की पूरी स्टडी की, और स्टडी की वजह से सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ हुआ वो ये रहा कि भाई कैंसर के साथ साथ ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज में बड़ा मदद होने लगी, और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का काम चलता है हमारे देश के अंदर और बाकी दुनिया भर में, उस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी इनके द्वारा की गई ये जो इम्यून सिस्टम पर रिसर्च थी इसने बहुत ज़्यादा मदद की है, और आज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई हैं इन्हीं रिसर्चेस की वजह से। तो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण रही, और याद रखिएगा क्योंकि नोबेल पीस प्राइज़ बहुत पूछा जाता है, यानी सॉरी नोबेल प्राइज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसीलिए सारे के सारे प्राइसेस आपको याद रखने भी पड़ेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो है मिस्टर रविशंकर, तो भाई वो सबके सामने है और बहुत सारी बातें फिलहाल समझने जानने को मिली। दरअसल भारत की कुछ बड़े परिवर्तन हुए, जैसे कि उन्होंने कुछ बात सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी के बारे में बताई है कि डिजिटल करेंसी के लिए दुनिया के और देशों का इंतजार कर रहे हैं कि वो भी आए और हम इसका डिजिटल करेंसी को आगे लेके जाएं। लेकिन इस दौरान एक बड़ा चेंज हुआ, और जो बड़ा चेंज हुआ वो हुआ यूपीआई के लिए। देखिए दरअसल अब तक क्या होता है कि जब हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं तो हम लोग को आजकल यूपीआई को यूज़ करना बड़ा पसंद आता है। तुरंत कुछ भी नहीं करना और बस फ़ोन निकाल लो, स्कैन करो और अमाउंट डाल करके पिन डाल के अपनी पेमेंट कंप्लीट कर दो। तो कोई लोड नहीं रहता है कि हाँ ज़्यादा कैश कैरी करना है, कैश खो जाए वगैरह वगैरह, तो वो सब चिंताएं हमारे साथ में नहीं होती है। अब जब ये सारी की सारी चिंताएं हम लोग के साथ में नहीं होती है तो चीज़ें हम लोग की रहती हैं बहुत ज़्यादा सेफ, और सारी चीज़ों के सेफ के मामले में हमें यूपीआई बड़ा ही पसंद आता है। बट यूपीआई पसंद तो आता है, वहीं दूसरी चीज़ हम लोग के लिए क्या खास है यहाँ पर, वो ये है कि अब यूपीआई के इस्तेमाल के लिए कुछ नए फीचर्स आ गए हैं, और यूपीआई में अब पिन की जगह पर ऐड कर दिया गया है बायोमेट्रिक। तो अब यानी कि हम अपने फेस के थ्रू और हम अपने फिंगर्स के थ्रू चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, और चीज़ों को पेमेंट के मामले में यूपीआई की जगह एक ऑप्शनल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपकी मर्जी, चाहे तो आप यूपीआई यूज़ कर लो, और आपकी मर्जी तो आप बायोमेट्रिक यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पेमेंट के लिए। तो एक बड़ा फीचर चेंज हुआ है हमारे यूपीआई में, और माना जा रहा है कि नए फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएंगे यूपीआई को, क्योंकि दरअसल यूपीआई पिन को याद रखना, फिर गलत पिन डालना बहुत सारी परेशानियों को उत्पन्न करता है। लेकिन अब दरअसल जब आप लोग बायोमेट्रिक को यूज़ करेंगे तो बायोमेट्रिक कोई भी यूज़ कर सकता है, फिंगरप्रिंट आपकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, फिंगरप्रिंट जो है वो आपकी मतलब डुप्लीकेट नहीं हो सकते, दूसरा नहीं हो सकता, तो फिंगरप्रिंट के मामले में भी आप बहुत ज़्यादा सेफ हो जाते हैं। और इसके अलावा खास चीज़ ये है कि ज़रूरी यहाँ पर अब ये भी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों, क्योंकि कई बार ये माना जाता है कि शिक्षित लोग ही यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, बट ये भी अब बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब हर कोई व्यक्ति खत्म यूज़ कर सकता है यूपीआई को, सीधे तौर पर स्कैन करना, अमाउंट डालना और फेस स्कैन करने के बाद ही पेमेंट आपकी हो जाएगी कंप्लीट। तो ये एक बड़ा चेंज है जो यूपीआई में शामिल किया गया, और बहुत ज़्यादा इसको दुनिया भर में पसंद किया भी जा रहा है। इसके अलावा अगले इंपॉर्टेंट जो खबर है वो भी नोबेल प्राइज़ की है, और नोबेल में फिजिक्स का प्राइज़ अनाउंस किया गया था, और नोबेल का जो फिजिक्स का प्राइज़ है ये 3 लोगों को दिया गया था। जिन 3 को दिया गया उसमें जॉन क्लार्क, इसके अलावा मिशेल एच डिवोट, और इसके अलावा तीसरा नाम है जॉन एम मार्टिनी। तो दरअसल इन 3 लोगों को दिया गया था ये प्राइज़, और ये प्राइज़ क्यों दिया गया इन 3 लोगों को, तो दरअसल इन 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया क्वांटम मैग्नीफाइड चीज़ों की वजह से। यानी कि दरअसल इन लोगों ने क्वांटम की थ्योरी पे काम किया, और क्वांटम के मामले में भी इन्होंने जो काम किया वो काम किया था क्वांटम टनलिंग के ऊपर। देखिए दरअसल क्वांटम टनलिंग होती क्या है। क्वांटम टनलिंग का मामला ये होता है कि जब हमारे सामने कोई तत्व या कोई दीवार आती है तो हम उसको पार नहीं कर सकते, उसको पार करने के लिए हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ता है। लेकिन क्या ऐसा हो कि जो हमारे सामने बैरियर है, अगर उस बैरियर के अंदर से चीज़ों को पार कर लिया जाए। तो दरअसल इन 3 लोगों ने स्टडी की इन लोगों ने भाई अलग अलग अणुओं के ऊपर, कणों के ऊपर स्टडी की, और इन्होंने कणों के आसपास एक दीवार बना दी सुपर कंडक्टर की। अब सुपर कंडक्टर दरअसल बिजली को, यानी कि जो तत्व होते हैं उनको आपस में दीवारों को पार करने के लिए एक बैरियर देता है, एक दीवार बन जाती है। तो इन्होंने सुपर कंडक्टर्स को यूज़ किया, और सुपर कंडक्टर्स को यूज़ करके दीवार बनाई, और इसके साथ ही इन लोगों ने यूज़ किया बहुत सारे अलग अलग अणुओं को। तो जिस समय इन्होंने अलग अलग कणों को यूज़ किया, और कणों के अंदर जिस समय बिजली को प्रसारित किया गया, तो सारे के सारे कण एक हो गए, वो अलग अलग नहीं रहे। और सारे कण एक होने के बाद क्या होने लगा कि वो सुपर कंडक्टर के आर पार भी घूमने लगे। अब दरअसल जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो ये पता लगा कि हम लोग कई स्तरों पर अगर चाहें तो टनलिंग के माध्यम से चीज़ों के आर पार जाए बिना, मतलब आर पार भी जा सकते हैं किसी और मार्ग को चुने बिना। तो आर पार होने वाला रास्ता जब हम देखते हैं कि अणु छोटे छोटे जो होते हैं वो अणु चीज़ों को पार करने लग जाते हैं, तो इसको कहा जाता है क्वांटम टनलिंग। और क्वांटम टनलिंग आने के बाद दुनिया के अंदर एक नई रिसर्च इन्होंने साबित की, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था केवल परमाणु या छोटे छोटे स्तरों पर ही ये चीज़ें पॉसिबल है, पर इन्होंने ये बताया कि नहीं, इंसानी चीज़ों के मामले में मानवीय स्तरों पर भी ये सब चीज़ें पॉसिबल है और क्वांटम टनलिंग की जा सकती है। ये सारी चीज़ें इन्होंने इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके
कंप्लीट की थी उस दौरान। तो इसी वजह से चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया गया और क्वांटम टनलिंग को अब पूरी दुनिया में एक मान्यता भी मिली है, पहचान मिली है नोबेल प्राइज मिल जाने की वजह से। ठीक, चलिए इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि फिलहाल भाई हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को एक खास आदेश दिया है और वो आदेश ये दिया है कि आने वाले 6 महीने में आपके यहाँ पर रोड सेफ्टी के प्रॉपर रूल्स तैयार हो जाने चाहिए। और रोड सेफ्टी के प्रॉपर रूल्स तैयार हो जाने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अब आप लोग अपने यहाँ पर हेलमेट के नियम को भी कड़ाई से लागू करें, क्योंकि दरअसल एक आंकड़ा अभी हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट में सामने आया है और वो रिपोर्ट में आया सामने आंकड़ा ये कहता है कि भाई दरअसल अभी 2023 में 35,000 लोगों की ऐसे मौत हो गई है जो सड़क पार कर रहे थे और किसी भी वाहन पे नहीं थे। वहीं 54,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है गाड़ी पर बैठने की वजह से, यानी कि टू व्हीलर को राइड करने की वजह से, या तो वो पैसेंजर थे या वो राइड ही कर रहे थे बट उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। तो इसी मामले में एक पिटीशन पहुंची सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले का संज्ञान लेते हुए सारे के सारे भारत के राज्यों को आदेश दिया कि भाई प्रॉपर नियम बनाओ। और नियम केवल ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाने, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि एक अच्छी सेफ व्यवस्था होनी चाहिए पैदल रोड पर चलने वालों के लिए। गाड़ियों में लाइट के लिए आपके पास प्रॉपर नियम होना चाहिए, चमकीली लाइटें नहीं होनी चाहिए, और साउंड का जो हॉर्न वगैरह का सिस्टम होता है बहुत लाउड यूज़ किया जाता है वो भी नहीं होना चाहिए। तो चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए जिससे किसी का ध्यान भी ना भटके और हर व्यक्ति को सेफ राइडिंग की चीज़ें मिले रोड पे। तो ये सब चीज़ों के लिए बोल दिया और 6 महीने का समय दिया गया इस काम को पूरा करने के लिए। इसके अलावा भाई हमारी सरकार लेकर के आई है श्रम शक्ति नीति 2025। ये जो श्रम शक्ति नीति है इसको लाकर मुख्य उद्देश्य सरकार ने रखा है कि भाई हम चाहते हैं कि श्रमिकों के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो और गिग वर्कर्स को भी इसमें शामिल करने की चीज़ें रखी गई हैं। तो ये भी नई चीज़ है क्योंकि गिग वर्कर्स का आज के समय में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं अर्थव्यवस्था में, तो गिग वर्कर्स को शामिल करने का मामला इस पूरी की पूरी नीति में भी आया। इसके अलावा सरकार अपने सारे के सारे जो वेलफेयर बोर्ड्स वगैरह है, स्कीम्स वगैरह, उन सबको भी इंटीग्रेट कर रही है। तो यूनिवर्सल अकाउंट तैयार किया जाएगा जिसमें ईपीएफओ हो गया, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ई श्रम और स्टेट वेलफेयर बोर्ड सभी को एक साथ ला करके श्रमिकों के लिए एकीकृत रूप से काम करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण खास चीज़ ये है कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी कहा जा रहा है और ये कहा गया है कि आने वाले 5 सालों में महिलाओं की भागीदारी को श्रम के क्षेत्र में 35% बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। श्रम पर्यावरण अनुकूल भी बनाया जाएगा और इसके साथ साथ ही बीमा, पेंशन, ये सारी चीज़ें भी व्यवस्थित की जाएंगी गिग वर्कर्स के लिए, जो कि उनको और ज़्यादा क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगी। और योजना दीर्घकालीन तैयार की जाएगी ताकि श्रमिकों को ये भी विश्वास हो कि जिस रोजगार में वो हैं वो रोजगार उनको दीर्घकालीन रोजगार देता है और अल्पकालीन चीज़ों से मुक्ति दिला दी जाएगी। तो अच्छी है, फिलहाल ये ड्राफ्ट है और लोगों के विचारों के लिए सामने आया। हालांकि लोगों के विचार लेने का, क्योंकि जो हितधारक हैं, क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, श्रमिक हैं, मालिक हैं, उन सभी की चीज़ों को यहाँ मर्ज करने के बाद में एक अंतिम रूप देकर तब ये पॉलिसी सभी के लिए सार्वजनिक कर दी जाएगी। इसके साथ ही भाई हाल ही में एक बहुत ही मूवमेंट चर्चा में रहा और वो मूवमेंट चर्चा में रहा था आई लव मोहम्मद। देखिए दरअसल आई लव मोहम्मद को एक कंट्रोवर्शियल मामला माना गया और साथ ही सांप्रदायिक रूप को जोड़ा गया। लेकिन दरअसल हुआ क्या था, तो देखिए कहानी जो थी वो कानपुर की थी और कानपुर में एक जगह है सैयद नगर, वहाँ पर कुछ युवाओं ने एक बोर्ड लगाया, लाइट बोर्ड लगा करके वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। तो कुछ लोगों ने सांप्रदायिक माना और स्थानीय लोगों की फिर झड़प हो जाती है मुस्लिम समुदाय के बीच में, और ये झड़प बाद में केवल और केवल कानपुर या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहती, पहले उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में फैलती है, बाद में भारत के अनेक राज्यों तक भी पहुंच जाती है। अब दरअसल ये विषय बड़ा ही चिंता का रहा और एक तरफ यहाँ पर अब प्रश्न उठे कि क्या एक व्यक्ति को जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं, क्या व्यक्ति उनका पालन भी नहीं कर सकता? क्योंकि स्थानीय लोगों ने ये स्थिति बताई कि देखिए हम केवल और केवल पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मना रहे थे और उसी वजह से हमने आई लव मोहम्मद लिखा था और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, ऐसा लोगों ने प्रस्तुत किया। और जब लोगों ने ऐसी बातें रखी तो दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, ये सांप्रदायिक मामला है, इससे चीज़ें खराब होती हैं। बट अंत में कुछ प्रश्न उठे, वो उठे समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। जब संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो वो क्यों ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ये वाक्य नहीं बोल सकता? हालांकि इस दौरान ये देखा गया कि भारत के कई राज्यों में हिंसा हुई और पुलिस बलों के साथ में हिंसा देखी गई और हिंसा के बाद अंत में ये स्थिति सामने आती है कि लास्ट में जाकर के ये पता चलता है कि भाई भारत के अंदर एक बड़ा आंकड़ा निकलता है लोगों के ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर होने का। 21 एफआईआर रजिस्टर की गई भारत के अलग अलग राज्यों में, 1324 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया और साथ ही 38 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट भी किया गया। तो ये थी पूरी की पूरी मामला आई लव मोहम्मद का। बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड की थी ये सभी चीज़ें, लेकिन अभी फिलहाल चीज़ें शांत है। तो यहाँ पे मेन प्रश्न ये है कि क्या व्यक्ति अपने धार्मिक चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि जब वो चीज़ें चाहता था तो उसमें हिंसा या सांप्रदायिक चीज़ें कुछ भी नहीं थी, बट बाद में मामला गड़बड़ा गया है।
और अगला जो नोबेल प्राइज़ है वो है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ 3 लोगों को दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की वजह से। दरअसल मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क अपने आप में बड़े ही खास होते हैं और ख़ास इस वजह से होते हैं क्योंकि दरअसल ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के अंदर खाली जगह होती है और ये खाली जगह इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि इसका आप इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को संभाल के रखने में कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ भी इकट्ठा किया जा सकता है। तो सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी, इन 3 लोगों को दिया गया था ये नोबेल प्राइज़ रसायन का यानी कि केमिस्ट्री का मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाने के लिए। इनमें बड़े-बड़े खाली हिस्से होते हैं जिनमें गैस और अन्य रासायनिक पदार्थों को आप ला के रख सकते हैं, संभाल सकते हैं। क्रिस्टल से बनते हैं और बड़े खाली हिस्से सभी चीज़ों को संभालने में सक्षम होते हैं। ये समझिए कि इसमें इतना स्पेस होता है कि एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी चीज़ों को भी रखा जा सकता है। तो डिज़ाइन इसका बहुत ज़्यादा खास होता है और महत्वपूर्ण इस वजह से है कि रेगिस्तानी हवा से पानी निकालने में इसका उपयोग हो सकता है, प्रदूषण को हटाने में इसका उपयोग हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करने के लिए भी उपयोग हो सकता है, जहरीली गैसों को स्टोर करने के लिए, रासायनिक क्रियाओं को तेज करने के लिए और शरीर में दवाओं को नियंत्रित तरह से पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रिसर्च बड़ी ही महत्वपूर्ण थी और इन 3 लोगों को ही क्रेडिट जाता है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को। इसके बाद फिर इन्हें वर्तमान में सम्मानित किया गया है और वैश्विक मान्यता चीज़ों को उनकी यहाँ से दी गई है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत कुछ नई बातें शामिल की है। देखिए दरअसल एक विवाद था और विवाद ये था कि ये विवाद ये था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का न्यायाधीश कौन बन सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश कौन बन सकता है, जब हम इसके बारे में चीज़ों को समझते हैं तो ये पता लगता है कि देखो आपका एक ऑप्शन तो ये है कि जब आपके यहाँ पर परीक्षा होती है तो परीक्षा के माध्यम से तो आप बन सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश। बट परीक्षा के अलावा दूसरा पैटर्न है, वो पैटर्न है प्रमोशन का। बट वो प्रमोशन किस प्रकार से, तो संविधान का अनुच्छेद 233 इस मामले में प्रावधान करते हुए ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक वकील के रूप में काम कर चुका है तो वो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के योग्य हो जाता है। अब दरअसल यहाँ पर जो शब्द है वो वकीलों के लिए ही यूज़ किया गया, यानी कि जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके लिए ही कहा गया है कि आप ही यहाँ पर केवल और केवल इस अनुच्छेद के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के योग्य होते हैं। लेकिन अब दरअसल एक और स्थिति है, वो स्थिति होती है अधिकारियों की, और जो अधिकारी होते हैं वो हैं न्यायिक अधिकारी यानी कि जुडिशियल ऑफिसर्स। तो न्यायिक अधिकारियों के लिए दरअसल अब एक खास स्थिति सामने आई है और न्यायिक अधिकारी एक ऐसे अधिकारी होते हैं जो जिला न्यायाधीश नहीं होते, लेकिन जिला न्यायाधीश से निचले स्तरों पर, अधीनस्थ स्तरों पर ये लोग न्याय का काम करते हैं। अब दरअसल जो न्यायिक अधिकारी होते हैं इनकी खास बात यह है कि ना तो ये वकील हैं और ना ही ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, बट ये लोग अपने जीवन के लिए बेहतर संभावनाओं की तलाश भी करते हैं, परीक्षा भी देना पसंद करते हैं और जो बार काउंसिल के तहत ये 25% रिजर्वेशन कोटे के तहत जो 7 साल के एक्सपीरियंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनते हैं, वहाँ पर भी ये लोग अप्लाई करते थे। तो कुछ लोग न्यायिक अधिकारी रहते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बने, जिसको क्रिटिसाइज किया गया और बाद में ये कहा गया कि आप नहीं बन सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, क्योंकि न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रावधान ही नहीं है, प्रावधान तो वकीलों के लिए, प्लीडर्स के लिए। तो अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 233 की तो वहाँ 7 साल का एक्सपीरियंस कहा गया है। 7 साल का एक्सपीरियंस अगर हम वकीलों का कंसीडर करते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन वकीलों से अच्छा एक्सपीरियंस होता है न्यायिक अधिकारियों का, क्योंकि इन्होंने केवल मामला वकील के रूप में प्रस्तुत नहीं किया बल्कि ये न्याय करने की जिम्मेदारियों से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और कोर्ट ने अब ये कह दिया कि देखिए अगर कोई व्यक्ति अकेले वकील के रूप में या वकील और न्यायिक अधिकारी दोनों के रूप में 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखता है तो वो भी योग्य हो जाता है और आने वाली नौकरियों में, यानी कि आने वाली जो भी नियुक्तियाँ होंगी उन सारी आने वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नियुक्तियों में आप प्लीडर्स वकील्स के साथ में न्यायिक अधिकारियों को भी शामिल करेंगे, उनको भी कंसीडर करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बड़ा परिवर्तन हुआ है संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत। इसके अलावा सरोगेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दरअसल भारत का जो सरोगेसी कानून है वो एक खास नियम व्यवस्थित करता है और भारत के सरोगेसी कानून में ये कहा गया है कि अगर कोई भी एक महिला है तो वो महिला 23 उम्र से 50 वर्ष की उम्र तक ही सरोगेसी के लिए एलिजिबल है और एक मेल जो है एक जो फीमेल है वो 23 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के लिए ही सरोगेसी के लिए एलिजिबल है और जो पुरुष है वो पुरुष 26 साल से 55 साल तक के लिए ही सरोगेसी के लिए एलिजिबल है। अब दरअसल इसी के तहत ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 2022 से पहले सरोगेसी कराने के लिए अपने एक्स को फ्रीज कराया था, बट जब अब वो सरोगेसी के लिए आगे बढ़े तो उनको ये कह के मना कर दिया गया कि आप सरोगेसी का लाभ नहीं उठा सकते हैं क्योंकि आप कानून के तहत इनएलिजिबल है, यानी कि आपकी जो उम्र है वो इस मैक्सिमम एज से ज़्यादा हो चुकी है। तो लोग पहुंचे कोर्ट में और कोर्ट में पहुंचकर उन्होंने कहा कि देखिए ये कानून लागू 2022 में हुआ था और 2022 से पहले ही हम अपने एग फ्रीज करा चुके थे, यानी कि सरोगेसी का प्रोसेस शुरू कर चुके थे। तो हमें इस प्रकार से कानून में क्यों रोका जा रहा है और ये कानून पूर्वव्यापी प्रभाव से क्यों लागू हुआ है।
तो पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट से बोला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात बिल्कुल सही है, अगर आपने पहले प्रोसेस शुरू कर दिया तो आपको इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, चीज़ों से आपको मुक्त रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि देखिए, सरकार को ये चीज़ें डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि कौन किस एज में पेरेंट बनेगा। पेरेंट बनना आपकी अपनी ही चीज़ें होती हैं, और इस दौरान ये भी देखा जाता है कि आप जो भी आपकी परिस्थितियां जीवन में होती हैं, आप उनके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि किस एज में आप पेरेंट बनना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी समय ठीक लगता है वो पेरेंट बन सकता है, और प्रकृति ने ही इसके लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किया है, तो सरकार नियम क्यों निर्धारित कर रही है। तो सरकार का ये कहना था कि देखिए, मैक्सिमम एज हमने डिसाइड किया ताकि लोग ज़्यादा एज में बच्चों को जन्म ना दें, क्योंकि बच्चों की परवरिश प्रभावित होती है और बच्चों की चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, जब प्रकृति ही ये सब नहीं कर रही तो आप भी मत कीजिए, ये चीज़ें आपको नहीं डिसाइड करनी है। और लोगों को जब अनुच्छेद 21 में लागू हुआ तो वो ये अधिकार भी रखते हैं कि कब वो बच्चे को जन्म दे। तो महत्वपूर्ण डिबेट रही हमारी कोर्ट के अंदर, बहुत सारी चीज़ें सरोगेसी से जुड़ी हुई यहाँ सामने आई। बट सरोगेसी से जुड़ी और बातें जाननी तो आप लोग डीपली एनालिसिस देख सकते हैं इसका, जो हम लोगों ने फ्राइडे में किया था। इसके अलावा साहित्य का नोबेल प्राइज़ भी अनाउंस हुआ था, और साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया है लाजो काज़नाहोरकाई को। दरअसल ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं हंगरी के, और हंगरी के इन व्यक्ति को दिया गया है भाई फिलहाल ये नोबेल प्राइज़ इनकी किताबों के लिए। इनकी रचनाएं बहुत ही खास मानी जाती है, प्रभावशाली मानी जाती है, और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग काव्य लिखे हैं, और इन्हीं चीज़ों को फिलहाल सम्मानित करते हुए ये कुछ हुआ। तो इनको पहचान मिली थी सैटर्न टांगो से, और साथ ही इनकी दूसरी प्रमुख शुरुआती रचना मानी जाती है द मेलंकोली ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे शुरुआती चीज़ें इनको मिली थी, और बहुत सारी किताबों के ऊपर मूवीज़ भी बनी हैं, और मूवीज़ बना करके लोगों तक पहुँचाई भी गई है। तो ये याद रखिएगा नाम साहित्य के नोबेल प्राइज़ का। इसके अलावा भारत और यूके के बीच में कुछ बड़े भाई समझौते फाइनल हुए हैं, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत आए थे। तो एक पहला जो बड़ा महत्वपूर्ण जो समझौता हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में, वो बड़ा महत्वपूर्ण समझौता है भाई नेवल शिप के इंजन्स के लिए। तो देखिए, दरअसल नेवल शिप इंजन के लिए 250 मिलियन पाउंड का समझौता किया है भारत ने और ब्रिटेन ने, और इस दौरान ये चीज़ें क्लियर की गई हैं कि भारत की शिप के मामले में हम इंजन्स प्रोवाइड करेंगे और भारत की चीज़ों को मदद करेंगे। केवल बात इतनी ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही है कि भारत अब ब्रिटेन से एक मिसाइल भी लेगा, जो है लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल, और इस मिसाइल का इस्तेमाल भारत अपनी चीज़ों के लिए आगे करेगा। तो मिसाइल भी ले रहा है भारत, और मिसाइल के अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रही है वो ये रही है कि दरअसल भारत की अलग अलग कंपनियां ब्रिटेन में निवेश कर रही हैं। तो निवेश की चीज़ों को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया कि भारत की कंपनियों की वजह से निवेश में काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है ब्रिटेन को, और भारत की 64 कंपनियों ने ब्रिटेन में निवेश करते हुए 15,430 करोड़ का निवेश किया है, और साथ साथ 7,000 से ज़्यादा नौकरियों को जनरेट भी किया है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात ये रही है कि ब्रिटेन की अलग 2 यूनिवर्सिटीज़ भारत में अपना कैंपस खोलेगी, यानी कि भारत में ही अब आपको विदेशी शिक्षा भी मिल पाएगी। तो जो 2 यूनिवर्सिटीज़ अपना कैंपस खोलने वाली, उनमें पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ लैनचेस्टर और दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ सूरे। तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ भारत में अपना कैंपस खोलेंगी। तो 4 बड़ी बातें हैं फिलहाल जो आप लोग को समझनी है यहाँ पर, और ज़रूरी है आने वाले एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो भारत ब्रिटेन संबंधों में आप इन बातों को शामिल कर सकते हो। इन बातों के अलावा थोड़ी शॉर्ट न्यूज़ जो हम लोगों ने वीक में डिस्कस की थी, वो ज़रूरी बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ पर अब मदरसा बोर्ड की व्यवस्था को खत्म कर दिया है, क्योंकि दरअसल उत्तराखंड सरकार लेकर के आई थी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिल। दरअसल उत्तराखंड में ये व्यवस्था थी कि केवल और केवल मदरसाओं को एक अलग से एजुकेशन बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब फिलहाल ये बोल दिया गया कि अब ऐसा नहीं होगा, माइनॉरिटी बोर्ड्स हमारे यहाँ बनाए जाएंगे, और माइनॉरिटी बोर्ड में सभी को अनुमति होगी, चाहे आप सिख है, जैन है, बुद्ध हैं, जो भी आप माइनॉरिटी हैं, सब अपने एजुकेशन बोर्ड बना सकते हैं। बट एजुकेशन बोर्ड बनाने के मामले में परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेनी पड़ेगी उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी से, और साथ ही एफिलिएशन करवाना पड़ेगा इसका उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो आप इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भाई भारत और चाइना के बीच में चल रही है काफ़ी अच्छे से बातचीत, और 26 अक्टूबर से भारत और चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाएगी। कोविड के दौरान बंद हुई थी, लेकिन उसके बाद से आज तक शुरू नहीं हो पाई, जिसको अब शुरू किया जा रहा है। सीरिया में असद को निष्कासित करने के बाद में पहली बार चुनाव हुआ। हालांकि चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद अप्रत्यक्षता पर जनता की चीज़ों को यहाँ पर देखा गया, जनता ने भी चीज़ों को सपोर्ट किया। अब धीरे धीरे यहाँ पर उनको समय दिया गया है 30 महीनों का। 30 महीने में संविधान तैयार करेंगे और भविष्य के चुनावों के लिए पूरा का पूरा मार्ग तैयार करने वाले हैं। भारत और ब्रिटेन ने एक खास एक्सरसाइज की है हिंद महासागर के क्षेत्र में, वो है एक्सरसाइज कोंकण। तो ये चीज़ भी आखिर कभी कभी पूछ लेता है। इसके साथ ही भारत ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, उन्होंने चाणक्य कॉन्क्लेव में बोलते समय क्लियर किया कि देखिए
किसी भी समझौते में भारत की रेड लाइंस का सम्मान किया जाना चाहिए। रेड लाइन मतलब हम नहीं चाहते कि टैरिफ से छूट हम दें आपको, तो जब हम आपको उस मामले में टैरिफ से छूट नहीं देना चाहते तो आप उस क्षेत्र में ज़बरदस्ती का प्रवेश मत कीजिए और हमारे ऊपर दबाव भी मत बनाइए। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र को सुरक्षित रखें आपकी वस्तुओं से, तो बिल्कुल आप उसको सुरक्षित रहने दीजिए, आप बाकी मामलों में डील कीजिए, इस मुद्दे पर डील नहीं हो पाएगी। तो भारत ने क्लियरली कहा है कि भाई रेड लाइन्स पे कोई समझौता नहीं होगा और भारत के रेड लाइन्स का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। और ये बात इसीलिए की गई क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी समय से बातचीत चल रही है कि टैरिफ एग्रीमेंट होगा, बट टैरिफ एग्रीमेंट की बातचीत ही है, लेकिन अभी तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है। फ्रांस में फिर दोबारा सरकार गिर गई है और 27 दिन के बाद में प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया अपने पद पे। तो प्रधानमंत्री थे फिलहाल इस दौरान लोकर्नो, तो सेबेस्टियन लोकर्नो ने प्रधानमंत्री पद खाली कर दिया। अब फिलहाल मैक्रो के सामने ये चिंता का विषय है कि किसको बनाया जाए प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुत ही कम विकल्प बचे हुए हैं और बार बार सरकारें गिर रही हैं। चौथे प्रधानमंत्री थे एक साल में जिन्होंने सत्ता छोड़ दी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी तेलंगाना ने 67% आरक्षण बढ़ाने की, यानी कि 67% तक आरक्षण कर देने की। तो 50% की कैप को पार करते हुए 67% पे जा रहा था, ये जो चिंताजनक विषय था। और सुप्रीम कोर्ट से इसने मांग की थी कि सब वर्गों के विषय में हम ये काम करना चाहते हैं, उनके उत्थान के लिए करना चाहते हैं, पर कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा ये सभी चीज़ें आपके अपने यहाँ पर नहीं कर सकते हो। इसके अलावा सोनम वांगचुक की वाइफ ने भाई सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण ट्रीट लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन सरकार से कहा कि सरकार कोऑपरेट करे और चीज़ों को डिस्कस भी करे। भारत के वायुसेना ने अपना 93वां दिवस मनाया, 93वीं वर्षगांठ मनाई है, तो बहुत ही अच्छे से मनाई सभी चीज़ों को और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। तो याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किया गया था 8 अक्टूबर को और हर साल मनाया जाता है। और 93वां दिवस इस बार मनाया गया था हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में। अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल था भाई बिहार का। दरअसल बिहार ने एक चिंताजनक स्थिति दिखाई है। बिहार में चुनाव तो होने वाला है, लेकिन बिहार की विधानसभा 2020 से 2025 तक मात्र 146 दिन ही काम की, जो कि बहुत ज़्यादा कम है और अब तक बिहार के इतिहास सबसे कम है। यानी कि हमने सैलरी पूरी ली, काम पूरा नहीं किया, काम बहुत ही कम दिन किया। तो सैलरी लेते रहे बट काम नहीं करते रहे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो ठीक से नहीं चली है बिहार की ये वाली विधानसभा। इसके अलावा भाई बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि दिव्यांगों को और वरिष्ठ नागरिकों को, जो इलेक्शन में काम करने वाले कर्मी हैं, उनको घर से ही वोट देने की अनुमति होगी। भारत को मिलने वाले हैं पहला तेजस MK1A फाइटर जेट्स और ये मिलेगा 17 अक्टूबर को और इसके लिए सेरेमनी होगी नासिक में और तब जाकर ये शामिल होगा। काफ़ी लंबे समय से इंतजार था क्योंकि फरवरी 2024 में मिलने वाले थे, लेकिन नहीं मिले। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों के लिए हर महीने में महिलाओं के लिए एक पेड मेंस्ट्रुअल लीव का प्रावधान कर दिया है। हालांकि उड़ीसा, बिहार जैसे कुछ राज्य ऐसे जिन्होंने प्रावधान पहले ही किया हुआ, बट जो कर्नाटक का मामला वो ये है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही क्षेत्रों में इसने अब महिलाओं के लिए यह स्थिति कर दी कि एक पेड लीव दी जाएगी। तो जनरली महिलाओं को हर महीने 5 दिन ये परेशानी होती है और उस दौरान अब ये है कि हर महीने टेंशन नहीं लेनी है, सरकार आपके लिए छुट्टी का प्रावधान कर रही है, तो आराम कर सकते हैं। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा था केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार का ये कहना था कि जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है, मृत्युदंड दिया जाता है, तो मृत्युदंड के लिए जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस के खत्म होने के बाद 7 दिन में ही व्यक्ति को फांसी दे दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि सारी परिस्थितियां देखी जाती हैं, उसके बाद ही व्यक्ति को फांसी दी जाती है। तो सरकार का कहना था कि आप पीड़ित की नहीं सोचते हैं, तो कोर्ट का कहना था कि भाई अपराधी की भी सोचनी पड़ती है, उसके पास आर्टिकल 21 भी है। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन दोनों ने कहा है कि भाई पैलेस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को फॉलो किया जाए, यानी कि पैलेस्तीन के साथ साथ इजराइल, हम दोनों को मान्यता देंगे, उन्हीं चीज़ों को स्वीकारेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके बोला गया कि भाई आपने दोनों के बीच में सीज फायर करवा दिया, ये अच्छी बात है, शांति हम चाहते थे, जो कि हुआ भी है, इसके लिए हम आपको कांग्रेट्स करते हैं। और इसी के साथ में जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये कहता है कि भाई भारत अभी एक सर्वे करने वाला है फ्लोरा और फोना के ऊपर, यानी कि हमारे पास वन्य जीवों की एक लिस्ट तो है जिसके बारे में वन्य जीवों की स्थिति समझ पाते हैं कि कौन किस हाल में है, कौन एक्सटिंक्ट हो रहा है, कौन सुरक्षित है, कौन सुभेद है। लेकिन हमें वनस्पतियों के बारे में नहीं पता, तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, उनके ऊपर भी प्रॉपर स्टडी होगी। 2030 तक स्टडी चलेगी जहाँ हम भारत के अलग अलग वनस्पतियों को समझेंगे और जानते हुए हम उन वनस्पतियों के साथ साथ ये डाटा तैयार कर लेंगे कि आगे उनको कैसे संरक्षित करना है। तो इसी के साथ हो जाता है हमारा जो डिस्कशन था इस पूरे हफ्ते का, वो डिस्कशन पूरा। और इस पूरे डिस्कशन के बाद आपके लिए खास बात यह है कि भाई ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है स्टडी IQ में 11 अक्टूबर तक के लिए, जहां आप KL लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और KL लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। तो ये खास रहेगा आप लोगों के लिए। 7,499 फीस काफ़ी कम कर दी गई है आप लोगों के लिए यहाँ। तो फास्टैग जो हम लोग का कोर्स रहता है बहुत खास रहता है। 1000 से अधिक घंटों की कक्षाएं आपको मिलती है, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा आपको एक खास फीचर ये मिलता है कि 11,000 का कैश प्राइस मिलता है आप लोग को अगर आप टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, और साथ ही आप लोगों की पूरी फीस रिफंड होती है अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एनरोल कीजिए अगर आपको पेड बेस में तैयारी करनी है KL लाइव कोर्स से खास डिस्काउंट के लिए। और
सर जुड़ सकते हैं आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और साथ ही QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप लोगों के लिए हम लोग लगातार अलग अलग डिस्कशन भी करते रहते हैं और आपको सभी इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे ही प्रोवाइड होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, जो महत्वपूर्ण बातें करनी थी वो सब हो गई हैं अच्छे से, बाकी की चीज़ें की जाएंगी आगे। और बस तब तक के लिए बने रहे स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जिन्होंने इसको लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।